नमस्कार, नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब सत्र में आपका स्वागत है। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हिमालय के कुछ दर्रों की। आज हम बात करेंगे भारत के विशाल मैदान की। साथ में उसी से पहले हम एक बात और करते हैं इस हिमालय के अंतर्गत। कल हमने दर्रों की बात की, आज कुछ घाटियों की बात और करेंगे हिमालय के अंतर्गत, और फिर हम हमारे जो आज का टॉपिक है भारत का विशाल मैदान, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है विशाल मैदान से पहले हम चर्चा करते हैं हिमालय की कुछ घाटियों को लेकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं हिमालय की घाटियों से संबंधित कि हिमालय क्षेत्र में कुछ विशेष पर्वतमालाओं के मध्य घाटियां हैं, और पूछा जाएगा कौन सी घाटी, या तो राज्य की स्थिति को लेकर पूछा जाएगा या पर्वतमाला के मध्य स्थित होने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिमालय की घाटियों के अंतर्गत पहले हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की। तो एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है काराकोरम श्रृंखला। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रृंखला, लद्दाख के दक्षिण में स्थित है जास्कर, इसी जास्कर के दक्षिण में स्थित है पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे चलते हैं महान हिमालय, और महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय। अब इसी महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य एक श्रृंखला स्थित है जिसे हमने धौलाधर श्रेणी का नाम दिया है, धौलाधर। अब यहाँ जो सवाल बनता है, जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है धौलाधर श्रृंखला, सवाल बनता है कि हिमालय की घाटी, जैसे घाटी जिसका नाम है लद्दाख की घाटी, अगर सवाल पूछा जाता है कि लद्दाख की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो आंसर होगा काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला के मध्य स्थित है लद्दाख की घाटी। और आगे आते हैं जास्कर व पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है कश्मीर घाटी को लेकर कि कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जास्कर व पीर पंजाल। इसी पीर पंजाल व धौलाधर, पीर पंजाल व धौलाधर श्रृंखलाओं के मध्य, पीर पंजाल धौलाधर श्रृंखला के मध्य स्थित है एक घाटी जिसका नाम है कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश। सवाल बनता है कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, पीर पंजाल व धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसी महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य एक और घाटी है जिसका नाम है लाहुल स्पीति की घाटी। तो लाहुल स्पीति की घाटी अर्थात हिमाचल प्रदेश। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि लाहुल स्पीति की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, महान हिमालय व लघु हिमालय। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अपनी स्थिति को लेकर के किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी भी स्थित है महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, और राज्य की बात करें तो उत्तराखंड। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं हिमालय की घाटियों को लेकर कि लद्दाख की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य, काराकोरम व लद्दाख। कश्मीर की घाटी स्थित है जास्कर व पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। लाहुल स्पीति की घाटी हिमाचल प्रदेश में, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। साथ में फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, और ये फूलों की घाटी भी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। ये तो हिमालय कुछ वो घाटियों की बात की हमने जिन पर हम चर्चा कल नहीं कर पाए थे। कल कुछ और घाटियों की भी बात की थी हमने, जैसे एक घाटी और थी जिसका नाम था नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी की जब हमने बात की कि नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है,
तो एक आंसर दीजिए, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी किस क्षेत्र में कल आपको बताया गया था? पिंकी चौधरी जी सही आंसर दे दिए, चमोली। चमोली में फूलों की घाटी स्थित है, उत्तराखंड का जिला है चमोली। बिल्कुल सही आंसर है कि फूलों की घाटी पे उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नुब्रा का बिल्कुल राम रतन यादव, बिल्कुल आपने ठीक बताया है, सियाचिन। सियाचिन, तो नुब्रा घाटी की बात की थी, सियाचिन क्षेत्र में स्थित थी। इसके अतिरिक्त एक और घाटी की हमने बात की थी कल, घाटी का नाम था सुरु घाटी। सुरु घाटी। और इसी के अतिरिक्त एक घाटी और जिसका नाम था नुब्रा घाटी, सुरु घाटी, मरखा घाटी। तो 3 घाटियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। और इन दोनों घाटी की बात करें तो दोनों घाटी स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नुब्रा घाटी। अब नुब्रा घाटी की बात की तो एक नदी का नाम भी आया था, नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी एक घाटी का निर्माण करती है, हिमनदीय घाटी का, विश्व की सबसे बड़ी हिमनदीय घाटी। कौन सी नदी का निर्माण करती है? नदी का नाम है नुब्रा, जो कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है और इसी नुब्रा नदी की घाटी विश्व की सबसे बड़ी हिमनदीय घाटी है। अब हम बात करते हैं हिमालय की, हमने बात की, उसके कोई दर्रों की बात की। आज हम आते हैं हमारा अगला भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान। तो अभी यहाँ जैसे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लाहुल स्पीति की घाटी पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है, किन श्रृंखलाओं के मध्य है, राज्य किसमें? अब हम बात करते हैं मध्य के विशाल मैदान की। मध्य का विशाल मैदान तो भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है मध्य का विशाल मैदान। तो पहले तो इस मैदान के बारे में हम बात करेंगे कि मैदान क्या होते हैं, कैसे निर्माण हुआ और इस मैदान की लंबाई, चौड़ाई या उसके और कुछ सब डिविजन्स। तो हमारा जो भौतिक प्रदेश है दूसरा, मध्य का विशाल मैदान। देखिए यहाँ जो सवाल बना है कि मैदान, तो पहले तो हम चर्चा करते हैं कि मैदान क्या होते हैं। जब मैदान की बात हो और साथ में भारत के मैदान की, तो भारत के मैदान से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ या कहाँ स्थित है। तो पहले तो हम बात करते हैं निर्माण को लेकर कि निर्माण, कि मध्य के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे ये यहाँ पर एक संरचना आपको बताई जा रही है हिमालय को लेकर और प्रायद्वीपीय पठार को लेकर। ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार जो भारत के दक्षिण में स्थित है। साथ में ये यहाँ पर एक रेंज हो गई जिसका नाम है हिमालय। ये हो गया हिमालय अपना, और ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। अब जब भारत में दक्षिण का पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, तो कुछ इस प्रकार से एक भ्रंश घाटी थी। ये बन गए एक हमारा भ्रंश। अब ये भ्रंश, ये है हमारा हिमालय। अब इस हिमालय के ऊंचे वलन से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आई। अवसाद अर्थात कंकड़, पत्थर, मिट्टी। प्रायद्वीपीय पठार से भी निकलने वाली नदी इस भ्रंश घाटी में गिरने लगी और अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर चलने लगी। और एक दिन इस घाटी के अंतर्गत इन कंकड़ पत्थरों का जमाव कर दिया गया और निर्माण हो गया मैदान का। तो पहला सवाल बना है कि मैदान का निर्माण हुआ, तो मैदान का जो निर्माण हुआ है किसके द्वारा? लाई गई तलछट या कंकड़, पत्थर, मिट्टियों के जमाव से नदियों। तो इस विश्व में जहाँ भी मैदान है, तो मैदान का निर्माण करने वाली जो होती है वो होती है नदी। और भारत में मध्य के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय।
और पठार से गिरने वाली नदियों के द्वारा लाई गई कंकड़ पत्थर मिट्टी से हुआ। इस मैदान के निर्माण में ज़्यादा योगदान किसका है? प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का है या हिमालय की नदियों का है? तो आपका आंसर होगा हिमालय। तो मध्य के विशाल मैदान के निर्माण करने में हिमालय क्षेत्र की नदियों का अधिक योगदान है, क्योंकि हिमालय के जो वलन हैं ये प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षा ऊंचे हैं और हिमालय से नदियाँ ज़्यादा निकलती हैं, बड़ी नदी निकलती है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा लेकर आती है। इसलिए मध्य के विशाल मैदान के निर्माण में पठार या हिमालय किस क्षेत्र की नदियों का अधिक योगदान था? हिमालय क्षेत्र की नदियों का। तो ये तो बात थी कि मध्य के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं इस मैदान की संरचना कि मैदान की संरचना के आधार पर उसे किन प्रदेशों में बांटा गया है और साथ में नदियों के आधार पर भारत के मैदान के प्रकार। तो मध्य के विशाल मैदान को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो संरचना या भौगोलिक आधार पर। तो मध्य के विशाल मैदान को हमने दो भागों में बांटा, संरचना या भौगोलिक आधार पर। और इसके अंतर्गत जो दूसरा भाग था मैदान के वर्गीकरण का, वो हमने मैदान को बांटा नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। अब संरचना के आधार पर इस मैदान को फिर चार भागों में विभाजित करते हैं। एक क्षेत्र का नाम है भाबर, दूसरे क्षेत्र का नाम है तराई, फिर एक क्षेत्र होता है जिसे नाम दिया है बांगर, और एक क्षेत्र का नाम है खादर। खादर का ही विस्तारित रूप डेल्टा कहलाता है। तो ये तो हमने मैदान के वर्गीकरण किया संरचना या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। अब हम बात करते हैं नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर मैदान को विभाजित किया। पंजाब का मैदान, एक तो नदियों के आधार पर होता है पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान से और अगर पहले चले तो एक और मैदान होता है जिसे नाम दे देते हैं सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान, पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान के बाद फिर एक मैदान होता है जिसे नाम दिया है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को फिर दो भागों में विभाजित करते हैं। एक गंगा के मैदान को नाम दिया है रोहिलखंड, रोहिलखंड। और साथ में या ये कहें हम कि गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग तो रोहिलखंड कहलाता है और गंगा के मैदान का पूर्वी भाग अवध का मैदान कहलाता है। गंगा के मैदान को फिर दो भागों में विभाजित किया। गंगा के मैदान के बाद हम और आगे चलते हैं और नाम है बिहार का मैदान, या कहें कि मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा का मैदान भी कहा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान जिसमें पूर्ण रूप से बिहार आता है। और मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत तीन क्षेत्र होते हैं जिसके अंतर्गत पहले है पूर्वी यूपी का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान। साथ में इसके अंतर्गत जो दूसरा मैदान है मध्य गंगा का, उस मैदान को नाम दिया है बिहार का मैदान, बिहार का मैदान। अब इस बिहार के मैदान को फिर तीन भागों में हम विभाजित करते हैं। बिहार के मैदान के तीन भाग, एक का नाम है सारण का मैदान, सारण का मैदान। दूसरे मैदान का नाम है मगध का मैदान,
मगध का मैदान, और तीसरे मैदान का नाम है मैथिली का मैदान। तो यहाँ पर सवाल जो बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि मगध का मैदान, मैथिली का मैदान या सारण का मैदान किस मैदान के अंतर्गत आते हैं? बिहार के मैदान के अंतर्गत। तीनों ही मैदान की बात करें तो ये मैदान बिहार राज्य के अंतर्गत स्थित है। साथ में बिहार का मैदान और पूर्वी यूपी के मैदान से मिलकर बना है मध्य गंगा का मैदान। इसके अतिरिक्त एक और मैदान पर हम आते हैं जिसे हम नाम देते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ब्रह्मपुत्र के मैदान जो स्थित है असम राज्य के अंतर। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि भारत के विशाल मैदान को दो भागों में विभाजित किया, संरचना के आधार पर, नदियों के आधार पर, संरचना के आधार पर। यतेंद्र जी दिख नहीं रहा। अभी आपको चलो बता दिया जाएगा। अभी आप दोबारा चर्चा हो जाएगी। यहाँ पर नीचे वाला आपको ऊपर लिख देता हूं मैं कि देखिए, हमने बात की बिहार के मैदान की। इस बिहार के मैदान को हमने तीन भागों में विभाजित किया। बिहार के मैदान को एक नाम था सारण का मैदान। बिहार का मैदान जो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, सारण का मैदान। दूसरा जो इसके अंतर्गत मैदान है उसका नाम है मगध का मैदान। सारण का मैदान, मगध का मैदान। और इसके अंतर्गत जो तीसरा मैदान है उस मैदान का नाम है मैथिली का मैदान। तो यहाँ पर सवाल जो बना है कि मैथिली का मैदान, मगध का मैदान और सारण का मैदान, ये तीनों ही मैदान जो आते हैं बिहार के मैदान के अंतर्गत या कहे मध्य गंगा का मैदान। एक है ब्रह्मपुत्र का मैदान और इसी के अंतर्गत एक मैदान और होता है जिसे हम नाम देते हैं निम्न गंगा का मैदान। और निम्न गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार होता है पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से हमने बात की कि भारत के मैदान की। पहले हम बात करेंगे संरचना के आधार पर कि संरचना के आधार पर मैदान को जिन चार क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है वो चार क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या विशेषताएं हैं। नारायण गुजर नमस्ते। अब हमारा जो यहाँ पर मैदान के अंतर्गत पहले हम जिस भाग पर चर्चा करेंगे उसका नाम है संरचना के आधार पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर हमने सबसे पहले जाना था एक क्षेत्र जिसका नाम है भाबर। भाबर क्या होते हैं, तो इस बात को कुछ इस तरह से समझिए। जैसे एक पर्वत, अब इस पृथ्वी पर कोई भी पर्वत है, उनके अंतर्गत एक क्रिया लगातार चलती है जिसे हम कहते हैं अपक्षय। अपक्षय का अर्थ होता है अपने ही स्थान पर टूटना फूटना। और जब कोई भी पर्वत अपने स्थान पर टूटता फूटता है, कहीं कि अपक्षय होता है, तो वर्षा ऋतु में जब नदी बहकर आती है तो उस पर्वत के अंदर स्थित चूने को अपने साथ घोलती हैं। चूना निकल जाता है
और साथ में चूना निकलने के बाद चट्टान ढीली होकर नीचे गिर जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं कार्बोनेटीकरण, अर्थात चूने का पानी में घुलना और पर्वत को तोड़ना। पर्वत के टुकड़े होकर पर्वत नीचे गिरिपदीय क्षेत्र में, गिरिपद अर्थात गिरिपद, गिरि मतलब पर्वत, पद यानी पर्वत के पैर, तो पर्वतपदीय क्षेत्र में जहाँ पर्वत खत्म होता है कंकड़ पत्थरों का एक ढेर इकट्ठा हो जाता है। इसी कंकड़ पत्थर के ढेर को नाम दिया जाता है भाबर। अब इस भाबर प्रदेश के अंतर्गत जैसे ही नदी पर्वत से उतरकर नीचे आती है तो इन कंकड़ पत्थर के अंदर बहने के कारण नदियाँ अदृश्य हो जाती है, अर्थात दिखाई नहीं देती है, या कहें नदी लुप्त हो जाती है। तो एक सवाल जो बनता है, भाबर प्रदेश या कहें किस प्रदेश के अंतर्गत नदी लुप्त हो जाती है? भाबर प्रदेश के अंतर्गत। भाबर प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? कंकड़ पत्थरों से। और भाबर प्रदेश को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं जलोढ़ पंख। ये तो बात है भाबर प्रदेश की। अगर बात करें कृषि की तो कृषि के लिए अनुपजाऊ होता है। जो जितने भी 4 क्षेत्र हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, भाबर, तराई, बांगर, खादर, इन चारों में से कृषि के लिए सबसे जो अनुपजाऊ होता है वो भाबर प्रदेश होता है। अब जैसे ही भाबर प्रदेश से आगे नदियाँ चलती हैं तो नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र समाप्त होता है और नदियाँ पुनः सतह पर दिखाई देने लगती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं। तो जिस क्षेत्र में नदी सतह पर पुनः प्रकट हो जाती है उस क्षेत्र को नाम दिया गया है तराई। अब ये तराई क्षेत्र समतल होने के कारण यहाँ जल एकत्रित रहता है और किसी भी भूमि में अगर लंबे समय तक जल एकत्रित रहता है तो उस क्षेत्र में दलदलीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दलदलीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण उसी क्षेत्र के नीचे धरातल में जल का स्तर ऊंचा हो जाता है और जल का स्तर ऊंचा होने के कारण तराई क्षेत्र में देश के सबसे ज़्यादा पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ का अर्थ है कि वे कुएं जिनसे स्वतः जल बाहर निकलने लगता है। पाताल तोड़ का अर्थ कदापि ये ना समझे कि बहुत गहरे कुएं। पाताल तोड़ का अर्थ होता है जिनमें जल स्तर हमेशा बना रहता है या उनमें पानी कभी नहीं सूखता। पाताल तोड़ कुओं को आर्टिजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कि पाताल तोड़ कुएं भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? यूपी, उत्तराखंड में भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर दुनिया की बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाताल तोड़ कुएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिन्हें आर्टिजन वेल के नाम से जाना जाता है। और देश में सबसे ज़्यादा पाताल तोड़ कुएं यूपी व उत्तराखंड में स्थित हैं। और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाताल तोड़ कुएं देश में सर्वाधिक पाया जाता है तराई क्षेत्र में। अब इसी तराई क्षेत्र को पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में दुआर के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि दुआर किसे कहा जाता है? तराई को ही कहा जाता है। जैसे भाबर का दूसरा नाम है जलोढ़ पंख, ठीक इसी तरह तराई को दुआर कहा जाता है, लेकिन किस राज्य में कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में तराई प्रदेश को दुआर के नाम से जाना जाता है। तराई के बाद और आगे चलते हैं। अब उस स्थिति की बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु के समय जब बाढ़ आती है। तो वर्षा ऋतु के समय जब बारिश अधिक होती है तो इन पर्वतों से नदियाँ अपने पूरे वेग के साथ बहती हैं
और तराई क्षेत्र को भी छोड़कर और आगे निकलती है। अब मार्ग में एक ऊंचा स्थान पड़ता है। अब मार्ग में स्थित वो स्थान जो वर्षा ऋतु या कहे बाढ़ के समय पानी में डूब नहीं पाता है, उस प्रदेश को बांगर कहा जाता है। सवाल बना है कि बांगर क्या होता है। नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित ऊंचे स्थान जो बाढ़ के समय पानी में डूब नहीं पाते हैं, बांगर कहा जाता है। अब इसी बांगर प्रदेश को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं रेहे या कल्लर। रेहे या कल्लर क्या होते हैं? जैसे एक नहर है। अब नहर में रिसाव होने की स्थिति में जब नहर में पानी रिसकर पास की भूमि में जाने लगता है, तो यहाँ पर एक कैपिलरी प्रोसेस काम करता है, अर्थात नीचे का पानी ऊपर की ओर आना। अब जब नीचे का पानी इस भूमि पर पानी नीचे जाएगा तो कैपिलरी प्रोसेस का अर्थ होता है जैसे जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर जो पेन की इंक होती है वो ऊपर की ओर निकलने लगती है। ठीक इसी तरह ज़मीन के अंदर भी ये प्रोसेस काम करता है और इसके अंतर्गत जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ भूमि में मौजूद लवणता व क्षारीय तत्वों को बाहर लेकर आता है और उसके कारण भूमि पर एक नमक जैसी सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे हम कहते हैं रेहे या कल्लर। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि रेहे या कल्लर के नाम से जाना जाता है किसे? बांगर को। तो बांगर को रेहे या कल्लर भी कहते हैं, अर्थात लवणता व क्षारीय तत्वों का जमीन पर बाहर आकर जमना। बांगर प्रदेश को एक नाम से और जानते हैं। इसी बांगर प्रदेश को पुरातन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है, अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब बांगर प्रदेश के आगे और नदी जाती है, क्योंकि नदी में जल की मात्रा है अधिक। अब नदी उस स्थान की ओर गति करेगी जो स्थान नीचा है। तो नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित नीचे स्थान जो बाढ़ के समय पानी में डूब जाते हैं, उन्हें कहा जाता है खादर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित नीचे स्थान क्या कहलाते हैं? खादर। जब बाढ़ के समय नदी पानी लेकर खादर प्रदेश में पहुंचती है तो नदी अपने साथ पर्वत, तराई और बांगर क्षेत्र से मिट्टी को बहाकर लेकर आती है और इस मिट्टी को नाम दिया है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अर्थात एल्यूवियल सॉइल, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। और अगर आपसे ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि देश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी खादर प्रदेश में पहुंच जाती है और यहाँ नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी अर्थात एक उपजाऊ भूमि की परत बिछा दी जाती है, जिसे हम खादर का नाम से जानते हैं। इसी खादर प्रदेश को एक तो नवीन जलोढ़ अर्थात नदियाँ हर वर्ष इस क्षेत्र में मिट्टी लेकर आती हैं, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ के नाम से जानते हैं। तो सवाल बनता है, पुरातन जलोढ़ या पुरानी जलोढ़ तो कहते हैं बांगर को, नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है खादर को। तो जब खादर प्रदेश में सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र होते हैं खादर प्रदेश। तो अगर पूछा जाता है कि भाबर, तराई, बांगर या खादर, इन चारों में से सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन से होते हैं? खादर प्रदेश। और सबसे अनुपजाऊ क्षेत्र कौन से होते हैं? भाबर प्रदेश।
किस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वनस्पति मिलेगी? तो सर्वाधिक वनस्पति की बात करें तो दलदलीय क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वनस्पति का आवरण पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा वनस्पति मिलेगी तराई क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ इन चारों क्षेत्रों से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं कि पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित होते हैं भाबर। इस क्षेत्र में नदी लुप्त हो जाती है। भाबर प्रदेश को जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। भाबर प्रदेश के बाद स्टार्ट होता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को दलदलीय क्षेत्र भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में इस तराई क्षेत्र को दुआर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में वनस्पति ज़्यादा मिलती है, दलदलीय भूमि होती है। देश के सबसे ज़्यादा पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएँ सबसे ज़्यादा देश में बात करें तो यूपी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पाताल तोड़ कुओं को आर्टिजन वेल भी कहा जाता है। इसी क्षेत्र में जल का स्तर ऊंचा होता है, वनस्पति ज़्यादा होती है। तराई क्षेत्र के बाद स्थित होता है बांगर प्रदेश। ये जरूरी नहीं है कि तराई के बाद बांगर ही होगा, लेकिन नदियों के अपवाह क्षेत्र में जो भी ऊंचे स्थान होंगे वो सभी बांगर कहलाते हैं। बांगर प्रदेश को रेह या कल्लर भी कहते हैं। बांगर प्रदेश बाढ़ के समय पानी में नहीं डूबता है। बांगर प्रदेश के बाद स्थित नीचे क्षेत्र जो प्रतिवर्ष बाढ़ के समय नदियों के जल से डूब जाते हैं, उन क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। खादर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है। खादर प्रदेश को नवीन जलोढ़ कहते हैं। बांगर को पुरातन जलोढ़ कहा जाता है। खादर सबसे उपजाऊ होते हैं, जबकि भाबर प्रदेश सबसे अनुपजाऊ होते हैं। ये तो हमने बात की संरचना के आधार पर मध्य के विशाल मैदान के क्षेत्रों की। अब हम बात करते हैं नदियों के आधार पर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात हम करेंगे। तो नदियों के आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु के मैदान की। अब सिंधु के मैदान की जब हम बात करें तो पहले हम देखते हैं सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ बहती है या किन दो पर्वतमालाओं के मध्य। तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि सिंधु नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है। आंसर दीजिए, सिंधु नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है? आंसर दीजिए जल्दी। किसी ने आंसर नहीं दिया है? गलत आंसर दिया है निकिता ने। एक मिनट, जास्कर और लद्दाख। आंसर ठीक है निकिता जी, बिल्कुल ठीक है। जास्कर व लद्दाख बिल्कुल बिल्कुल आंसर ठीक है। पूजा यादव, प्रिया शर्मा, आंसर सभी का ठीक है। लद्दाख, जास्कर बिल्कुल ठीक है। तेजा राम जी। तो देखिए हम बात करते हैं सिंधु के मैदान की। जब सिंधु के मैदान की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। चलिए आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, बताइए इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आपको लास्ट लेक्चर के अंतर्गत बताया गया था। ए जो डिनोट किया जा रहा है, ए वाला क्षेत्र, बताइए क्षेत्र का नाम बताइए क्या है? पीओ के नहीं है एक्चुअल, बिल्कुल संतोष गुजर जी, गिलगित बिल्कुल ठीक आंसर है। संतोष जी बिल्कुल ठीक है, गिलगित। गिलगित आंसर काफ़ी गलत दे रहा है। एक्चुअल पीओ के वाला पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान कब्जे में है, लेकिन क्षेत्र का नाम है गिलगित। बिल्कुल ठीक दिया है आंसर, बाकी काफ़ी लोग गलत दे रहे हैं। पीओ के एक्चुअल आंसर नहीं है,
क्षेत्र को नाम से जाना जाता है गिलगित। संतोष जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है गिलगित। तो सभी ध्यान दीजिए, कल बताई गई थी आपको कि J&K की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है गिलगित। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिंधु का मैदान। सिंधु के मैदान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ सवाल बनता है, सिंधु का मैदान, एक श्रृंखला जिसका नाम था काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में थी लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर। अगर काराकोरम व लद्दाख की बात की जाए तो एक नदी थी और नदी का नाम था श्योक नदी। श्योक नदी। एक तो सवाल बना है श्योक नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, काराकोरम व लद्दाख। हमारा जो यहाँ पर सवाल है वो है सिंधु नदी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंधु का मैदान। सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरजू ग्लेशियर से, और तिब्बत जो चीन में बहते हुए लद्दाख और जास्कर के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में प्रवेश करने के बाद गिलगित क्षेत्र होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पहला सवाल तो बना है सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, लद्दाख व जास्कर के बीच। अब लद्दाख और जास्कर के बीच ये जो संकीर्ण क्षेत्र है, अर्थात चौड़ाई जिसकी ज़्यादा नहीं है, तो सिंधु नदी इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक लंबे व संकीर्ण अर्थात कम चौड़े मैदान का निर्माण करती है, जिसे हमने नाम दिया सिंधु का मैदान। तो सिंधु के मैदान को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और नाम है धोरोस। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बना है कि सिंधु के मैदान को J&K में क्या कहा जाता है, धोरोस। या पूछा जाएगा धोरोस क्या है, धोरोस एक मैदान है, या कहा जाएगा धोरोस मैदान किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो धोरोस मैदान लद्दाख व जास्कर के मध्य पाए जाते हैं। और कौन सी नदी के द्वारा धोरोस मैदान का निर्माण किया जाता है, तो सिंधु नदी द्वारा लद्दाख व जास्कर के मध्य एक लंबे व संकीर्ण क्षेत्र में धोरोस मैदान का निर्माण किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु के मैदान को ही धोरोस के नाम से जाना जाता है केवल भारत में। यह बात थी सिंधु की। सिंधु के मैदान के बाद हम और आगे चलते हैं और मैदान का नाम होगा पंजाब का मैदान। पंजाब अब नाम से ही स्पष्ट है, पंजाब का मैदान। अब पंज अर्थात पांच, आब मतलब नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। हमारा दूसरा मैदान जिसका नाम है पंजाब का मैदान। अब इस पंजाब के मैदान को पहले तो बात करते हैं कि पंजाब का मैदान पंजाब क्यों कहा गया या किन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया। तो पहले तो पंजाब जो दो शब्द से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। पंज अर्थात पांच, आब मतलब नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। तो आपने एक शब्द सुना होगा दोआब। दोआब, दोआब का अर्थ होता है नदियों से घिरा क्षेत्र। नदियों से घिरा क्षेत्र जिसे हम नाम देते हैं दोआब। और ये नदियों से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं पंजाब के मैदान के अंतर्गत, ये वो क्षेत्र होते हैं जो नदियों से थोड़ा ऊपर ही होते हैं, अर्थात हम इन्हें बांगर प्रदेश भी कह सकते हैं। तो पंजाब के मैदान का निर्माण किया गया है कितनी नदी द्वारा? पांच नदी द्वारा। आब अर्थात नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। तो पंजाब के मैदान का अर्थ है पांच नदियों से घिरा हुआ एक मैदान। अब हम उन मैदानों की बात करते हैं कि किन किन नदियों ने इस पंजाब के मैदान का निर्माण किया है। अब वे नदी जो इस पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं, तो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एक नदी जिसका नाम है सिंधु।
सिंधु नदी के दक्षिण में एक नदी होती है झेलम। झेलम के भी दक्षिण में एक नदी जिसका नाम है चिनाब। चिनाब के दक्षिण रावी, व्यास और एक और नदी जिसको हम कहते हैं सतलज। अब झेलम नदी और झेलम नदी जो अपना पानी मिलाती है चिनाब नदी के अंतर्गत, सवाल बनता है, देखने से ही पता चल रहा है, हम नदियों को पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत, कि झेलम नदी होने को सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन एक्चुअल में सिंधु में पानी नहीं मिलाती है। किस में मिलाती है? चिनाब नदी में। रावी नदी अपना पानी मिलाती है चिनाब में। व्यास नदी और व्यास नदी अपना पानी मिलाती है सतलज नदी में, और सतलज नदी अपना पानी मिलाती है चिनाब में। और इन सभी नदियों के पानी को सिंधु नदी में मिलाने वाली नदी का नाम है चिनाब। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चिनाब। अब इन नदियों के द्वारा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज अर्थात 5 नदी, इन नदियों के द्वारा केवल सिंधु को छोड़कर पंजाब के मैदान का निर्माण किया गया है। अगर बात करें सतलज और व्यास नदी के बीच का मैदान को कहा जाता है बिष्ट। बिष्ट व्यास व रावी के मध्य स्थित मैदान को नाम दिया है बारी। रावी व चिनाब के बीच का क्षेत्र रचना। चिनाब व झेलम के बीच का क्षेत्र कहलाता है चाज। और झेलम व सिंधु के बीच का जो मैदान है दोआब है, उसे नाम दिया है सिंध सागर। तो सवाल बना है जो एक महत्वपूर्ण, कि पंजाब के मैदान को जिन 5 नामों से जाना जाता है, उन 5 नाम को लिखते हैं बिष्ट, बारी, रचना, चाज, सिंध सागर। बिष्ट, बारी, रचना, चाज, सिंध सागर। बिष्ट नदियों की बात की जाए तो आप इन्हें कुछ इस तरह याद कर सकते हैं। सिंधु तंत्र की सहायक नदियों का एक क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सिंधु की 5 सहायक नदी, इन्हें कहा जाता है पंचनद। सवाल बनता है कि पंचनद के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियों को कहा जाता है पंचनद। अब इन्हीं नदियों में से हमको जोड़े बनाते हुए चलना है कि सतलज व व्यास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बिष्ट। तो आप सबसे पहले लिखिए सतलज, और सतलज के ऊपर स्थित नदी व्यास। दूसरे क्रम के अंतर्गत आप इस व्यास को उतारिए, और व्यास के ऊपर स्थित नदी अर्थात रावी। तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आप रावी को उतारिए, और रावी के ऊपर स्थित नदी का नाम लिख दीजिए चिनाब। नेक्स्ट क्षेत्र में चिनाब नदी को आप उतारिए, और चिनाब के उत्तर में स्थित नदी अर्थात झेलम। और लास्ट जो सिंध सागर क्षेत्र में आप लिखिए झेलम, और झेलम के ऊपर स्थित नदी अर्थात सिंधु। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं कि किन नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सतलज व व्यास नदी के बीच स्थित क्षेत्र को नाम दिया है बिष्ट। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि इन 5 क्षेत्र में से कौन से क्षेत्र पूर्णतः भारत में स्थित है? तो 2 क्षेत्र जो पूर्णतः भारत में स्थित है, एक का नाम है बिष्ट और एक है बारी। अगर सवाल पूछा जाए कि पंजाब के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो पूर्णतः भारत में स्थित हैं, एक का नाम बिष्ट और एक है बारी। ये दोनों मैदान पूर्णतः भारत में हैं और बाकी भारत व पाकिस्तान में, साथ में सिंध सागर पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित एक क्षेत्र है। तो ये तो बात थी पंजाब के मैदान की। अब पंजाब के मैदान में इन बिष्ट, बारी, रचना, चाज और सिंध सागर, इन क्षेत्रों को
बांगर प्रदेश कहते हैं। और साथ में पंजाब में वो क्षेत्र जहां नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी का जमाव कर दिया गया, उस क्षेत्र को हम कहते हैं खादर। और खादर प्रदेश को पंजाब में, या ये कहें कि पंजाब के मैदान में स्थित खादर प्रदेश को कहा जाता है बेट। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि बेट किसे कहते हैं। बेट कहते हैं पंजाब में खादर प्रदेशों को। तो पंजाब में खादर प्रदेश को कहा जाता है बेट। अब पंजाब के मैदान के बाद हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। बहुत ही महत्वपूर्ण गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के हम यहाँ 3 भाग करेंगे और साथ में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत वो होगा गंगा का मैदान। बहुत ही शानदार सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से और उन सवालों को हम देखते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये जो 5 क्षेत्र थे ये थे पंजाब के मैदान के अंतर्गत। अब हमारा जो नेक्स्ट मैदान है उसका नाम है गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान की जब बात की जाए, गंगा के मैदान, तो गंगा के मैदान को सबसे पहले हम बांटते हैं 2 भागों के अंतर्गत। जैसे पहले भारत के अंतर्गत हम इनको देख लेते हैं। राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नदी का नाम है गंगा, उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में आती है, बिहार में आती है, पश्चिम बंगाल में आती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश। हमारा जो सवाल बनता है गंगा का मैदान कितने राज्यों में, अर्थात दिखाई दे रही है नदी का नाम है गंगा। अब गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? भारत के 4 राज्यों में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। कुछ इसकी 1-2 शाखाएं हैं जो झारखंड में भी प्रवेश कर जाती हैं। अभी हम यहाँ बात करें गंगा के मैदान की। नदी हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के अंतर्गत कि गंगा का जो मैदान है इसका एक है पश्चिमी भाग और एक है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के अंतर्गत होता है कुछ उत्तराखंड का रूप और यहाँ पर अधिकांश जो होता है यूपी का भाग, और एक है इसका पूर्वी। ये तो होगा गंगा का पूर्वी भाग और एक है गंगा का पश्चिमी भाग। तो पहला सवाल, गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को तो कहा जाता है रोहिलखंड। गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को कहा जाता है रोहिलखंड, जबकि गंगा के मैदान का पूर्वी भाग को नाम दिया गया है अवध का मैदान। तो एक तो महत्वपूर्ण सवाल जो बना है यहाँ कि गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? रोहिलखंड, जबकि मैदान का पूर्वी भाग कहलाता है अवध का मैदान। अब इसी मैदान को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक गंगा के मैदान में होता है ऊपरी गंगा का मैदान, एक इसी मैदान के अंतर्गत होता है मध्य गंगा का मैदान और एक इसके अंतर्गत होता है निम्न गंगा का मैदान। इन मैदानों की क्या खास बात है उन पर हम करते हैं चर्चा कि कौन कौन से मैदान किस राज्य में हैं और क्या उन मैदानों को लेकर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे राज्य, अब इस राज्य के अंतर्गत, इस डायग्राम के अंतर्गत एक राज्य जिसका नाम है यूपी। यूपी के और आगे चलते हैं, राज्य का नाम है बिहार, और आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल। अब इसी यूपी के अंतर्गत स्थित क्षेत्र को, वो क्षेत्र गंगा नदी का
जो उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में जाती है। गंगा के मैदान का होता है निर्माण। सबसे पहले है ये क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड का केवल कुछ क्षेत्र, अधिकांश से इसमें यूपी ही होता है, और इस मैदान को नाम जाना जाता है ऊपरी गंगा के मैदान के नाम से। ऊपरी गंगा का मैदान। सवाल बनता है ऊपरी गंगा का मैदान किस राज्य में? उत्तराखंड, यूपी। आपको अधिकांश से यूपी ही करना है, दोनों राज्य भी हो तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी यूपी की। ऊपरी गंगा का मैदान यूपी। मध्य गंगा के मैदान की हम अगर बात करें तो मध्य गंगा का मैदान का विस्तार है बिहार राज्य में। और आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, जिसमें होता है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। अब पहला तो यहाँ सवाल बना है कि ऊपरी गंगा का मैदान यूपी, मध्य गंगा का मैदान बिहार में स्थित है, निम्न गंगा का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल। अगर सवाल पूछा जाता है कि गंगा के मैदान का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? यूपी। या कहे कौन से गंगा का कौन सा भाग जिसका सर्वाधिक विस्तार है? ऊपरी गंगा के मैदान का। मध्य गंगा की खास बात, इस मैदान में, इस क्षेत्र में नदी विसर्प अधिक करती है। विसर्प अर्थात नदियों का घूमना या अपना रास्ता बदलना। तो जब नदी अपना रास्ता बदलती हैं तो नदियों के किनारों पर छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि भारत में गोखुर झील अर्थात ओक्सबो लेक, भारत में गोखुर झील सबसे ज़्यादा किस नदी के क्षेत्र में मिलती है? गंगा नदी के क्षेत्र में। गंगा के कौन से भाग में? मध्य गंगा के भाग में। और मध्य गंगा की बात के अलावा अगर पूछा जाए किस राज्य में, तो बिहार। सवाल बनता है देश में सर्वाधिक गोखुर झील किस नदी के क्षेत्र में? गंगा के किस भाग में? मध्य में। और मध्य गंगा का मैदान का विस्तार किस राज्य में? बिहार। तो बिहार में मिलती है सबसे ज़्यादा गोखुर झील। और आगे चलते हैं निम्न गंगा का मैदान। इस मैदान की एक खास बात है कि इस मैदान में मिलती है सर्वाधिक वनस्पति। तो गंगा के किस मैदान में सर्वाधिक वनस्पति का आवरण पाया जाता है? निम्न गंगा का मैदान। तो इसी मध्य गंगा के मैदान में कुछ गर्त होते हैं छोटे, अर्थात छोटे गड्ढे जिनमें पानी भरा होता है। तो मध्य गंगा के मैदान में पटना के निकट इन गर्तों को क्या कहा जाता है? जल्लो। गर्तों को कहा जाता है जल्लो के नाम से जाना जाता है। तो सवाल बनता है जल्लो या कहा जाता है चास। तो जल्लो या चास क्या होते हैं कि मध्य गंगा के मैदान में स्थित निम्न गर्त जिनमें पानी भरा होता है उन्हें जल्लो या चास कहा जाता है। ये बात थी मध्य गंगा के मैदान की। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान की, जिसका विस्तार बहुत, एक लाइन है जो महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के केवल एक राज्य में स्थित है, नाम है असम। और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया जाता है, जिसे हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। तो अगर हम बात करें कि असम वो राज्य है जो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है असम। तो नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया गया है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप की एक खास बात, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप,
दुनिया का सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन से राज्य में? असम में। किस नदी ने निर्माण किया? ब्रह्मपुत्र ने। या ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार केवल कौन से राज्य में? असम में। तो ये थी मैदान की बात। कल कुछ और विभिन्न तथ्यों पर हम बात करेंगे जो इस मैदान में रह गए हैं, और कल हम हमारा अगला जो टॉपिक है पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रायद्वीपीय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।